Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Radiation Physics of DRT Part First. तो जैसा कि रेडिएशन फिजिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था, एक्सरे प्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरे प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। दैट मीन्स कि किस तरीके से एक्सरे की डिस्कवरी हुई, एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ और किस तरीके से एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। 4 प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं, जिसमें से एक इंटरेक्शन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। बाकी के जो 3 इंटरेक्शन है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर का छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कवरी की बात की थी, तो दैट मीन्स एक्सरे को डब्ल्यू.सी. रोंजन ने डिस्कवर किया था। डब्ल्यू.सी. रोंजन ने भी दैट मीन्स किस तरीके से डिस्कवर किया कि वो कुछ अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वहाँ पे एक्सरे का प्रोडक्शन हो गया था। दैट मीन्स कि डब्ल्यू.सी. रोंजन अपने एक्सपेरिमेंट में गैसेस के थ्रू लाइट का कंडक्शन कराना चाहता था। तो उसके एक्सपेरिमेंट में एक ग्लास ट्यूब थी जिसमें गैस थी लो प्रेशर में, और एक तरफ कैथोड थी और एक तरफ एनोड थी। वो उसमें लाइट का कंडक्शन कराना चाहता था। वहाँ पे हुआ क्या कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, एनोड पे पहुँचे और एनोड में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकली, जो कि पास में रखी हुई फ्लोरोसेंट स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म को इफेक्ट कर रही थी। इस एक्सपेरिमेंट में डब्ल्यू.सी. रोंजन को ये तो पता चल गया कि यहाँ पे कोई ना कोई रेज निकल रही हैं, बट वो उसके नेचर के बारे में पता नहीं कर पाया था। दैट मीन्स कि वो क्या है, कैसी रेज है। तो इस वजह से, अननोन होने की वजह से, उसने उसको एक्सरेज नाम दे दिया था। बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी। अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें अपन, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। ये लाइट की वेलोसिटी से मूव करती हैं। तो लाइट की वेलोसिटी होती है अपने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और किसी भी केमिकल या फिर सब्सटेंस में से गुजरती है तो वहाँ पे आयोनाइजेशन और एक्साइटेशन करती हैं। तो दैट मीन्स वहाँ पे केमिकल चेंजेस होंगे। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलेंगी तो वहाँ पे भी केमिकल चेंजेस होंगे। दैट मीन्स बायोलॉजिकल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में अपन प्रोडक्शन की बात करें तो दैट मीन्स कि जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड पे जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट और एक्सरेज के अंदर। इसमें 4 इंटरेक्शन थे। फर्स्ट जो इंटरेक्शन था अपना एक्साइटेशन इन आउटर सेल, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब जो बाकी के इंटरेक्शन बचे हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड इंटरेक्शन, आयोनाइजेशन इन द आउटर सेल। आउटर सेल के आयोनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं आयोनाइजेशन की। तो आयोनाइजेशन की प्रोसेस कौन सी होती है? दैट मीन्स वो प्रोसेस जिसमें आयंस निकलते हैं, आयंस बनते हैं। आयंस कब बनेंगे? जब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो दैट मीन्स वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी आयन होता है, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला दैट मीन्स वहाँ पे वो एक और आयन बन गया। तो इस प्रकार से 2 आयंस बन जाते हैं और इसी प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? दैट मीन्स आयोनाइजेशन में क्या होता है कि जो आपका इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दैट मीन्स जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो जब एनोड पे टकराता है तो उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो एनोड के एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, और उसी प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट्स विद एन इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल ऑफ द एटम ऑफ द टारगेट। दैट मीन्स कि इस प्रोसेस के अंदर आपका इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन किससे टकराता है? टारगेट के एटम के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराता है। अब होता है क्या वहाँ पे? The incident electron have a higher energy than the binding energy of the outer shell electron, so the incident electron transfers sufficient energy and remove an electron from an outer shell. That means यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी की। बाइंडिंग एनर्जी बाध्य ऊर्जा, दैट मीन्स वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन्स को शेल के अंदर बांध के रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास में बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होती है। ऑब्वियस ही बात है, जब बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, अदरवाइज़ बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी से कम एनर्जी होगी तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? एक्साइटेशन वाली हो जाएगी, आयोनाइजेशन वाली नहीं होगी। तो एक्साइटेशन के लिए अपने को बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा? आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको सफिशिएंट मात्रा में एनर्जी मिलेगी और वो आउटर सेल से बाहर हो जाएगा। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बाहर निकल जाएगा।
Here the incident electron after interaction is known as primary electron and the ejected electron is known as secondary electron. तो जैसे कि इस प्रोसेस में देखा जाए आपके पास लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। दो इलेक्ट्रॉन कौन से? एक तो वो इलेक्ट्रॉन जो आपका टारगेट पे आके टकराया था और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जो टारगेट से निकला है। तो जो टारगेट पे आके टकराया था वो इलेक्ट्रॉन तो इंटरेक्शन के बाद में क्या कहलाता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और जो टारगेट से निकला है वो आपका सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे निकला है, आयोनाइजेशन हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन आगे जाके बाकी के जो एटम्स है और उनसे टकराता है, और वहाँ पे भी दो प्रोसेस होती हैं। एक होती है आयोनाइजेशन की और एक होती है एक्साइटेशन की। एक्साइटेशन की कब होगी? जब बाइंडिंग एनर्जी से कम एनर्जी होगी, और आयोनाइजेशन की कब होगी? जब बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो जैसे कि इस पूरी प्रोसेस में हमें यहाँ तक यही पता चला है कि एक्साइटेशन में क्या था? हीट निकल रही थी। अब जैसे ये आयोनाइजेशन की प्रोसेस हुई, आयोनाइजेशन की प्रोसेस में भी क्या निकला? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकला, कोई एक्सरेज नहीं निकल रही। और वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फर्दर आयोनाइजेशन और एक्साइटेशन, और दोबारा आयोनाइजेशन और एक्साइटेशन होता रहेगा, और वहाँ पे क्या निकलती रहेगी? हीट निकलती रहेगी। तो दैट मीन्स कि जो पहले जो दो इंटरेक्शन है, एक्साइटेशन इन आउटर सेल और आयोनाइजेशन इन आउटर सेल, इन दोनों इंटरेक्शन के अंदर केवल और केवल हीट निकलती है। दैट मीन्स टारगेट से एक्सरेज नहीं निकलती हैं। This secondary electron may produce further ionization or excitation in other atoms of the target. As a result, again heat is produced by the incident electron. That means कि ये जो secondary electron था ये further क्या करेगा? दूसरे एटम में ionization करेगा या फिर excitation करेगा, और इसका result आपको एंड में क्या मिलेगा? हीट का प्रोडक्शन। इसीलिए अपन कहते हैं कि जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल कर टारगेट पे टकराते हैं तो वहाँ पे 99% हीट निकलती है और केवल 1% एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। अब जैसे कि आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो, यहाँ पे आपने एक एटम का डायग्राम बनाया है। इसके आउटर शेल के अंदर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन टकराता है, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो तो कौन सा हुआ? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। और जो आपका इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट आया था जो एनर्जी देके जा रहा है वो आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और इसी तरीके से आपके दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, ये आगे जाके दोबारा दूसरे एटम से टकराएंगे, और वहाँ पे भी दो ही प्रोसेस होंगी, या तो आयनाइजेशन की या एक्साइटेशन की। ठीक है, और फिर दोबारा वहाँ पे क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। दैट मीन्स एक्सरेज का निकलने का यहाँ पे आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो ये आपका दूसरा इंटरेक्शन था। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। आयोनाइजेशन दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, और इलेक्ट्रॉन्स को सेल से बाहर निकालने के लिए आपको उसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी उसको देनी होगी। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के पास में बाध्य ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा होगी, तभी आयोनाइजेशन हो पाएगा। जैसे आयोनाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे आपके, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो आया था, सेकेंडरी जो टारगेट से निकला है। दोनों इलेक्ट्रॉन आगे जाके दोबारा एटम से टकराएंगे, और दोबारा वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी? आयोनाइजेशन की या एक्साइटेशन की, और वहाँ पे क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड प्रोसेस। जो आपका थर्ड इंटरेक्शन है उसके बारे में अब अपन डिस्कस करते हैं। थर्ड इंटरेक्शन है आपका आयोनाइजेशन इन द इनर सेल। दैट मीन्स अभी जो अपन ने लास्ट पढ़ा वो था आउटर सेल का आयोनाइजेशन। अब अपन बात करते हैं कि इनर सेल में अगर आयोनाइजेशन होता है तो क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कैथोड से एनोड पे टकरा रहे हैं, सभी अलग अलग जगह टकराएंगे, अलग अलग एटम से टकराएंगे, अलग अलग शेल से टकराएंगे, तो अलग अलग प्रोसेस होंगी वहाँ पे। दो प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब तीसरी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स कि अगर इनर सेल में आयोनाइजेशन होता है तो क्या होता है। अब आयोनाइजेशन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, दैट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बट इस बार कहाँ पे जाके टकराएगा? इनर शेल पे जाके टकराएगा। अब होता क्या इसके अंदर, दिस इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल ऑफ द एटम ऑफ द टारगेट। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि ये कैसा इंटरेक्शन है, तो किस किस के बीच का इंटरेक्शन है? इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन और इनर शेल का इलेक्ट्रॉन। किसकी इनर शेल? एटम की इनर शेल। और कौन से एटम की इनर शेल?
टारगेट के, दैट मीन्स टारगेट के एटम के इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से जाके आपका इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन टकराता है। द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन हैव हायर एनर्जी देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है उसकी जो बाध्य ऊर्जा है उससे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास में होती है? इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के पास में होती है। तभी तो आयोनाइजेशन होगा, अदरवाइज तो वहाँ पे भी क्या होगा? एक्साइटेशन होकर रह जाएगा। नाउ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सफिशिएंट एनर्जी एंड रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर शेल। अब क्या होगा कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है जिसके पास में इनर सेल के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रॉन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी देगा और इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी सेल से बाहर निकल जाएगा और वहाँ पे आयोनाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी और 2 आयंस आपको मिल जाएंगे, दैट मीन्स आयंस बन जाएंगे वहाँ पे। द डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस फर्दर आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन इन अदर एटम्स। अब जो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया था वो क्या करेगा? दूसरे एटम्स के साथ टकराएगा और आयोनाइजेशन और एक्साइटेशन करेगा और वहाँ पे क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। बट यहाँ पे एक प्रोसेस और ऐड हो जाती है और ये है ऐड हो जाती है कि ये जो आयोनाइजेशन हुआ है ये कौन सी शेल में हुआ है? इनर शेल में हुआ है। तो जैसे ही इनर शेल में आयोनाइजेशन होगा, इनर शेल में एक वैकेंट स्पेस बन जाएगा, मतलब खाली जगह बन जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे खाली जगह बनेगी तो जो आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है जब उसको खाली जगह दिखेगी तो वो क्या चाहेगा कि मैं अपनी एनर्जी को लूज़ करके वहाँ पे आ जाऊँ। वो इनर शेल के अंदर आना चाहेगा बिकॉज इनर शेल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगी, ठीक है। और इनर शेल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगी? बाहर की जो सेल है, दैट मीन्स जो आउटर सेल है उससे इलेक्ट्रॉन लेगी। जब ये प्रोसेस होगी तो जो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है जो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए इनर शेल में आ रहा है उसको एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो एनर्जी लूज़ होगी ना वो आपकी एक्सरे फोटोन के रूप में होगी। तो दैट मीन्स कि फाइनली जो आपका थर्ड इंटरेक्शन है उसमें एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। द वैकेंसी इन द इनर शेल इज़ फिल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इनवर्ड फ्रॉम द आउटर सेल। दैट मीन्स कि जो इनर सेल में जो वैकेंसी हो गई थी जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया था वो अब भरी जाएगी किसके थ्रू? एक इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से अंदर की तरफ मूव करेगा। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन द डिफरेंस बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द टू शेल इज़ गिवन आउट एन एक्सरे फोटोन। यहाँ पे क्या होगा कि आउटर शेल और इनर सेल की बाइंडिंग एनर्जी के बीच में डिफरेंस होगा। वो जितना भी डिफरेंस है उतनी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, फ्री करेगा और वो एनर्जी को फ्री करके इनर शेल में आ जाएगा। अब वो जो एनर्जी फ्री कर रहा है, एनर्जी को लूज़ कर रहा है, वो किस फॉर्म में करता है? एक्सरे फोटोन के रूप में वो एनर्जी बाहर निकलती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। दिस फोटोन इज़ नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। और ये जो एक्सरे के फोटोन निकलती हैं या फिर इस प्रोसेस में जो भी आपकी एक्सरेज निकलती हैं वो कहलाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो ये आपका थर्ड इंटरेक्शन था, आयोनाइजेशन इन द इनर सेल। एक बार दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। आयोनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। यहाँ पे बात हो रही है इनर शेल की, तो दैट मीन्स कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी। जैसे ही उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी इनर शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जैसे ही इनर सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वहाँ पे वैकेंसी होगी, दैट मीन्स खाली जगह हो चुकी है। अब जो इनर शेल होगी वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगी। जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगी तो दैट मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन पूरे चाहिए। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगी? आउटर सेल से लेगी। और आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन भी क्या चाहेगा कि वो एनर्जी को लूज़ करके इनर सेल में चला जाए। अब वो कितनी एनर्जी लूज़ करेगा? जितना उन दोनों की शेल की बाइंडिंग एनर्जी का अंतर है, डिफरेंस है, वो उतनी ही एनर्जी लूज़ करेगा। अब वो जो एनर्जी लूज़ करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, किस रूप में करेगा? एक्सरे फोटोन के रूप में एनर्जी को लूज़ करेगा। और वो जो एक्सरे फोटोन है वो क्या कहलाता है? आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कहलाती हैं। तो फाइनली जो आपके पहले जो 2 इंटरेक्शन थे उसमें केवल हीट निकली थी। बट एक बात का ध्यान रखना यहाँ पे कि जो थर्ड इंटरेक्शन है, थर्ड इंटरेक्शन में एक्सरे तो निकली है बट एक्सरे के साथ साथ में हीट भी निकल रही है। कैसे निकल रही है? कि जो इनर सेल से आपने जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है
वो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, जो कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, दोबारा से दूसरे एटम्स पे जाके टकराएगा और वहाँ पे आयोनाइजेशन होगा, एक्साइटेशन होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे हीट भी निकलेगी और साथ में एक्सरेज भी निकलेंगी। इसीलिए अपन बोलते हैं 99% हीट और 1% एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। अब जैसा कि आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो, यहाँ पे इनर शेल के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन टकराया, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, वो तो आपका हो गया सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, और जो टकराया था वो आपका होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे खाली जगह हो गई, खाली जगह पे बाहर की शेल का इलेक्ट्रॉन आएगा, और वो आएगा तो वो एनर्जी को लूज़ करेगा, और वो जो एनर्जी लूज़ करेगा वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो ये अपने 3 इंटरेक्शन हो गए हैं यहाँ पे। अब अपन बात करेंगे लास्ट इंटरेक्शन की। तीनों इंटरेक्शन में अपने को एक ही चीज़ पता चली है कि फर्स्ट और सेकंड में हीट निकलती है, और थर्ड के अंदर हीट के साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज भी निकलती हैं। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होती हैं यही डायग्नोसिस के अंदर काम आती हैं। दैट मीन्स अपने जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करते हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे ही काम में आती हैं। अब अपना जो फोर्थ इंटरेक्शन है उसका नाम है इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियर फील्ड। अब ऑब्वियस ही बात है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन टारगेट पे टकराएंगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के पास में भी जाएंगे ना। दैट मीन्स न्यूक्लियर फील्ड, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो जगह है वहाँ पे भी जाएंगे, उसके पास में भी जाएंगे। उनके साथ में क्या एक्शन होगी, वहाँ पे क्या घटना होगी, उसके बारे में अब अपन डिस्कस करते हैं। द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन पासेज क्लोज टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन द टारगेट। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो टारगेट का जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के एकदम पास से आपका इलेक्ट्रॉन गुजरता है, या फिर अपन बात करें कि न्यूक्लियस के पास में चला जाता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव पार्टिकल इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और आपका इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, बट एक कंडीशन और भी है। कंडीशन ये है कि अट्रैक्ट तो करेंगे बट कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जा नहीं सकता। इस प्रोसेस को ध्यान से समझना कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है बट अपने अंदर ले भी नहीं सकता उसको। तो वहाँ पे क्या हो गया, ये तो वो हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको उसने डिस्टर्ब कर दिया, उसकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया। वो जिस स्पीड से आ रहा था उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, पहले आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो फिर आप उसको अंदर भी नहीं आने दे रहे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है। तो यही जो स्पीड कम होती है डी एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, त्वरण में कमी आना। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आया था वो जो न्यूक्लियस के पास से निकला, न्यूक्लियस ने उसको अट्रैक्ट किया, उसकी स्पीड कम कर दी। अब होगा क्या कि जैसे ही उसकी स्पीड कम होगी वो डी एक्सेलरेट होगा, वो एनर्जी लूज़ करेगा, और वो एनर्जी जो लूज़ करता है वो किसके फॉर्म में निकलती है, एक्सरे फोटोन के फॉर्म में निकलती है। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेट एंड लॉस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटोन। तो इस वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, डी एक्सेलरेट हो जाता है, मतलब उसके त्वरण में कमी आ जाती है और वो एनर्जी लॉस करता है एक्सरे फोटोन के रूप में। The energy of the X-ray photon depend upon the degree to which the electron is deaccelerated by the nuclear attraction। अब जो एक्सरे फोटोन है उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी कि आपका जो न्यूक्लियर फील्ड है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में गया था वो कितने एंगल पे डी एक्सेलरेट हुआ है, कितनी डिग्री पे डी एक्सेलरेट हुआ है। दैट मीन्स उसका डी एक्सेलरेशन कितना हुआ है। अगर वो जितना ज़्यादा पास में जाएगा न्यूक्लियस के उतना ही ज़्यादा वो एनर्जी को लूज़ करेगा। अगर न्यूक्लियस के दूर से निकल जाएगा तो कम एनर्जी लूज़ करेगा। दैट मीन्स वहाँ पे कम एनर्जी की एक्सरेज मिलेंगी, और अगर वो न्यूक्लियस के पास से जाता है तो आपको ज़्यादा एनर्जी की एक्सरेज मिलेंगी। द फोटोन एनर्जी कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। फोटोन की एनर्जी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, यहाँ पे 0 से मैक्सिमम हो सकती है। दिस एक्सरे फोटोन आर नोन एज कंटिन्यूस एक्सरे और ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे। अब यहाँ पे जो दैट मीन्स जो आपका फोर्थ इंटरेक्शन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फील्ड से जाके टकराता है, वहाँ पे जो एक्सरेज निकलती हैं वो या तो कंटिन्यूस एक्सरे बोलते हो आप उसको, या फिर ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे बोलते हैं। और ये जो एक्सरेज होती हैं ये हाई एनर्जी की होती हैं, तो दैट मीन्स कि ये डायग्नोसिस में काम में नहीं आती हैं, ये आपकी थेरेपी में काम में आती हैं। ध्यान रखना इस बात का। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे डायग्नोसिस में काम में आती हैं और ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे या फिर कंटिन्यूस एक्सरे आपकी थेरेपी में काम में आती हैं।
डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो कि किस तरीके से इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आया है, न्यूक्लियस से पास से गुजरा, न्यूक्लियस ने क्या किया, उसको डीएक्सेलरेट किया, डीएक्सेलरेट होने से उसकी एनर्जी में लॉस हुआ और उसने कुछ एक्सरे फोटॉन्स एमिट किए और जिनको आप ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे कहते हो। तो ये आपका इंटरेक्शन विद न्यूक्लियर फील्ड था। एक बार दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेक्शन विद न्यूक्लियर फील्ड दैट मीन्स कि न्यूक्लियस के पास से इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन का गुजरना। अब इलेक्ट्रॉन आपका कैसा है, नेगेटिव पार्टिकल है, ठीक है, और आपका न्यूक्लियस जो है वो आपका पॉजिटिव पार्टिकल है, दैट मीन्स वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट तो करेगा बट अपने अंदर भी नहीं लेगा। तो इससे क्या होगा कि उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, दैट मीन्स वो डी एक्सेलरेट होगा, और जब वो डी एक्सेलरेट होगा तो वो एनर्जी को लॉस करेगा, और किस फॉर्म में लॉस करेगा, एक्सरे फोटोन के फॉर्म में लॉस करेगा, और ये एक्सरे फोटोन कहलाते हैं ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे या फिर कंटिन्यूस एक्सरे। ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे थेरेपी में काम में आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे आपकी डायग्नोसिस में काम में आती है। अब अगर अपन बात करें अपने फर्स्ट इंटरेक्शन की, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसके अंदर मैंने वैसे डायग्राम आपको वीडियो में डाल दिया था। फिर भी अगर वो आपको डायग्राम समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे एक और डायग्राम मैं डाल रहा हूँ जो कि आपका फर्स्ट इंटरेक्शन का है, दैट मीन्स एक्साइटेशन इन आउटर सेल, ठीक है। तो उसका जो डायग्राम है वो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। तो अगर अपन जब डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं तो उस इंटरेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट इंटरेक्शन था वो था आउटर सेल का एक्साइटेशन। एक्साइटेशन दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित होना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और वो उत्तेजित होकर हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। जैसे वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है फिर वो थोड़ी देर बाद दोबारा अपनी वापस उसी सेल में आना चाहता है, और जब वो उसी सेल में आता है तो जितनी एनर्जी उसने ली थी वो एनर्जी को लॉस करेगा, और उस एनर्जी को वो किस फॉर्म में लॉस करता है, यहाँ पे हीट के फॉर्म में लॉस करता है। ये जो आपका इंटरेक्शन था ये कहलाता है एक्साइटेशन इन द आउटर सेल। इसका डायग्राम आप देख सकते हो कि आपका इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से टकराया। यहाँ पे अपन आउटर मोस्ट सेल से नहीं बोल सकते, बिकॉज अगर आउटर मोस्ट सेल में एक्साइटेशन होगा तो उसके बाहर तो कोई सेल है ही नहीं, तो फिर उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ। तो यहाँ पे अपन बोलते तो इसको क्या है, एक्साइटेशन आउटर सेल, बट एक्साइटेशन होता कहाँ पे है, सेकेंड जो आप नंबर की जो सेल होती है आउटर साइड से, आउटर साइड से जो सेकंड नंबर की सेल होती है उसमें एक्साइटेशन होता है, और वहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर उत्तेजित होकर आउटर मोस्ट सेल में जाता है, फिर वो एनर्जी लूज़ करके वापस अपनी जगह आता है, और वो जो एनर्जी लूज़ करता है वो हीट के फॉर्म में करता है। और ये आपका फर्स्ट जो इंटरेक्शन था एक्साइटेशन इन आउटर सेल था। तो इस प्रकार से जब आपके कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड पे जाते हैं तो वो इस तरीके से एटम्स पे टकराते हैं। कहीं पे एक्साइटेशन इन आउटर सेल होता है, कहीं पे आयोनाइजेशन इन आउटर सेल होता है, कहीं पे आयोनाइजेशन इन इनर सेल होता है, कहीं पे इंटरेक्शन विद न्यूक्लियर फील्ड। और इनको जब मिला के अपन बात करें तो वहाँ पे 99% हीट निकलती है और ओनली एंड ओनली 1% वहाँ पे एक्सरेज निकलती है। तो ये एक्सरे प्रोडक्शन की प्रोसेस थी। एक्सरे डिस्कवरी की बात हो गई, प्रॉपर्टीज़ की बात हो गई और प्रोडक्शन की बात हो गई। प्रोडक्शन में 4 प्रकार के इंटरेक्शन की बात हो गई। तो आज का लेक्चर अपना यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।